मुगल बादशाह औरंगजेब एक ऐसा नाम जिसके बारे में इतिहास में शायद सबसे ज्यादा बहस होती है। करीब 50 साल का उसका शासन विरोधाभासों से भरा हुआ है। एक तरफ उसे एक बहुत ही नेक और पवित्र शासक माना गया, तो दूसरी तरफ उसी के दौर में लगातार जंग और विद्रोह होते रहे। तो चलिए आज औरंगजेब की इसी जटिल शख्सियत को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, औरंगजेब अपने निजी जीवन में बहुत ही सादा था। मतलब शानो शौकत से कोसों दूर। कहते हैं कि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कुरान की नकलें बनाता था और टोपियां सिलता था। जरा सोचिए, एक बादशाह ऐसा कर रहा है। इसी सादगी की वजह से उसे लोग जिंदा पीर या एक जीता जागता संत कहते थे। लेकिन यहीं पर असली पहेली शुरू होती है। अगर वो वाकई एक संत जैसा इंसान था, तो फिर सवाल ये उठता गया कि उसके ही राज में जाट, सिख, मराठे और राजपूतों ने इतनी बड़ी बगावतें क्यों की? क्यों उसका पूरा साम्राज्य दशकों तक विद्रोह की आग में जलता रहा? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो कहानी शुरू कहाँ से करें? चलिए सिंहासन से ही करते हैं। देखते हैं कि औरंगजेब आखिर सत्ता तक पहुंचा कैसे। क्योंकि सत्ता तक पहुंचने का उसका जो तरीका था ना, वो उसकी शख्सियत के बारे में बहुत कुछ बताता है। तो हुआ ये कि 1657 में जैसे ही बादशाह शाहजहां बीमार पड़ा, उसके बेटों में तख्त के लिए एक खूनी जंग छिड़ गई। औरंगजेब ने अपनी जबरदस्त सैन्य रणनीति से अपने सारे भाइयों को, खासकर दारा शिकोह को, एक के बाद एक लड़ाइयों में हराया और आखिरकार मुगल साम्राज्य पर अपना दावा ठोक दिया। यहाँ एक और दिलचस्प बात है। औरंगजेब अकेला ऐसा मुगल बादशाह था जिसकी ताजपोशी 2 बार हुई। पहली बार तो 1658 में आगरा पर कब्जा करने के फौरन बाद बड़ी जल्दबाजी में, और दूसरी बार ठीक 1 साल बाद 1659 में दिल्ली में पूरे शान शौकत के साथ, जब उसे लगा कि अब सत्ता पर उसकी पकड़ पूरी तरह मजबूत हो चुकी है। अब सिंहासन तो मिल गया, लेकिन इसके बाद औरंगजेब ने जो किया वो भी कम चौंकाने वाला नहीं था। उसने खुद को एक बेहद काबिल प्रशासक साबित किया और उसी के शासन में मुगल साम्राज्य अपने अब तक के सबसे बड़े आकार तक पहुंचा। और उसका शासन कोई छोटा मोटा नहीं था। पूरे 49 साल, जी हाँ, ठीक अपने परदादा अकबर के शासनकाल के बराबर। ये मुगल इतिहास के सबसे लंबे शासनकालों में से एक गिना जाता है। सत्ता में आते ही उसने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उसने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए व्यापारियों पर से बोझ कम करने की सोची, और इसके लिए 1-2 नहीं बल्कि पूरे 80 अलग-अलग तरह के टैक्स खत्म कर दिए। इनमें से 2 टैक्स तो बहुत जरूरी थे, राहदारी और पानदारी। इसे ऐसे समझिए, राहदारी मतलब आज का टोल टैक्स जो सामान ले जाने पर लगता था, और पानदारी वो था शहर में सामान लाने पर लगने वाला टैक्स। इन्हें हटाने से व्यापार करना बहुत आसान हो गया। लेकिन औरंगजेब सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटर नहीं था, वो एक एम्पायर बिल्डर था। उसने दक्षिण भारत यानी डेक्कन में बीजापुर और गोलकुंडा की सल्तनतों को भी जीत लिया, और इन्हीं जीतों के साथ मुगल साम्राज्य अपने सबसे विशाल आकार तक पहुंच गया। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा लेकिन है। अब बात करते हैं औरंगजेब के शासन के सबसे विवादित पहलू की, उसकी सख्त धार्मिक नीतियां, जिन्होंने उसके पुरखों की मिलीजुली तहजीब की परंपरा को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। और ये बदलाव कोई छोटे मोटे नहीं थे। जरा देखिए, एक तरफ दरबार में संगीत बंद, नौरोज का त्योहार बंद, झरोखा दर्शन की प्रथा बंद, और दूसरी तरफ 1679 में गैर मुसलमानों पर जजिया टैक्स फिर से लगा दिया गया और नए हिंदू मंदिर बनाने पर भी पाबंदी लगा दी गई। अब सवाल ये है कि इन सब नियमों को लागू कौन करवाएगा? तो इसके लिए औरंगजेब ने मुहतसिब नाम के खास अफसर नियुक्त किए। समझिए कि ये एक तरह के मॉरल पुलिस थे, जिनका काम था ये देखना कि लोग शरिया कानून के हिसाब से जी रहे हैं या नहीं, और शराब, जुए जैसी चीजों से दूर हैं। तो जाहिर है जब इतनी सख्ती की गई तो उसकी प्रतिक्रिया भी होनी ही थी। औरंगजेब की इन्हीं नीतियों का नतीजा ये हुआ कि पूरे साम्राज्य में विद्रोह की आग भड़क उठी। इन विद्रोहों ने उसके शासन का बहुत बड़ा हिस्सा और संसाधन दोनों को निगल लिया। और ये कोई 1-2 जगह की बात नहीं थी, पूरा साम्राज्य सुलग रहा था। उत्तर में मथुरा के पास जाट, तो पंजाब में सिख, दक्कन में शिवाजी के नेतृत्व में मराठे, तो मारवाड़ में राजपूत। ऐसा लग रहा था जैसे हर दिशा से उसे चुनौती मिल रही हो। सिखों के साथ जो हुआ वो इस दौर का एक बहुत ही अहम मोड़ था।
जब 9वें सिख गुरु गुरु तेग बहादुर ने औरंगजेब की नीतियों का विरोध किया तो 1675 में दिल्ली में उन्हें शहीद कर दिया गया। इस घटना ने सब कुछ बदल दिया। इसके बाद उनके बेटे गुरु गोबिंद सिंह ने सिखों को एक लड़ाकू कौम के रूप में संगठित किया और खालसा की स्थापना की। तो चलिए अब वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने शुरू किया था, वो विरोधाभास कि औरंगजेब के राज में साम्राज्य अपने सबसे बड़े आकार पर तो था, लेकिन उसकी ही नीतियों ने उसे अंदर से इतना कमजोर और अस्थिर कर दिया था। जरा इस आंकड़े पे गौर कीजिए, 15 करोड़। उस जमाने में ये दुनिया की आबादी का लगभग 1/4 हिस्सा था। मतलब हम किसी छोटे मोटे राज्य की नहीं, एक सुपर पावर की बात कर रहे हैं जिस पर औरंगजेब हुकूमत कर रहा था। नेपोलियन बोनापार्ट से जुड़ी एक तुलना यहाँ बिल्कुल सटीक बैठती है। कहा जाता है कि जैसे स्पेन के कभी न खत्म होने वाले युद्ध ने नेपोलियन को बर्बाद कर दिया था, ठीक वैसे ही दक्कन के नासूर ने यानी मराठों के खिलाफ अंतहीन लड़ाइयों ने औरंगजेब और उसके साम्राज्य को धीरे धीरे खोखला कर दिया। और यही औरंगजेब के शासन का सबसे बड़ा सच है, सबसे बड़ा विरोधाभास। उसकी जिद ने साम्राज्य को बढ़ाया जरूर, लेकिन उसी जिद और सख्त नीतियों ने मुगल साम्राज्य के पतन के बीज भी बो दिए। साम्राज्य कागज पर जितना मजबूत दिखता था, हकीकत में उतना ही नाजुक हो चुका था। तो आखिर में सवाल यही बचता है, औरंगजेब कौन था? मुगल साम्राज्य को उसकी बुलंदी पर ले जाने वाला एक महान निर्माता, या फिर वो शासक जिसकी नीतियों ने ही उसके साम्राज्य के पतन को तय कर दिया? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इतिहास में आज भी ढूंढा जा रहा है।